होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस जीए। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले पिछले क्लास में बता चुका हूं कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारत एक संक्षिप्त परिचय। और वो भारत एक संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत बहुत सारे राज्य, दैट मीन्स 28 स्टेट एंड यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो वो राज्य के बारे में हम लोग का अध्ययन चल रहा था और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम करता हूं मैं आज। और आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो टॉपिक होने वाला है वो है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं आंध्र प्रदेश। मैं शॉर्ट में लिखूंगा एपी, आप लोग समझ जाना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को मैं लोकेशन के द्वारा बताऊंगा। पहले एक कुछ जानकारी मैं दे दूं, आपको बता दूं कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके 1 अक्टूबर 1953, मैं डेट मेंशन कर दे रहा हूं, 1 अक्टूबर 1953, ये डेट याद रखना, ये आप लोग ईस्वी 1953, 1 अक्टूबर 1953 को एक नया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ये आप लोग दिमाग में रखना। दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूं, भाषा के आधार पर अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगर पूछेगा आपसे कि भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, तो हम लोगों को क्या बोलना है दोस्त, कि हम लोगों को बोलना है आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाएगा राज्य के रूप में इसे संवैधानिक गठन जो किया गया वो कब किया गया, तो आप याद रखना 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम दोनों पढ़ना है आप लोगों को। आप लोग जब पढ़ोगे तो 1 नवंबर 1956, एक 53 56 है, तो संवैधानिक गठन जो किया गया 56 में किया गया। इसे भारत का कोहिनूर राज्य की उपमा दी गई। इसे कहा जाता था कोहिनूर, जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर राज्य की उपमा दी गई, मतलब इसको कहा गया, एक उपाधि प्रदान की गई कोहिनूर राज्य। तो कोहिनूर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। आपको बता दूं कि मैं यूपीपीसीएस के 2003 में अप्रोक्सीमेट 2003 ही में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा मैं अगले पॉइंट की ओर चलूं तो 2 जून 2014 को, मैं इसे हटा दे रहा हूं, मैं एक डेट मेंशन कर रहा हूं 2 जून 2014। इसका जिक्र मैं झारखंड वाले जब इस पहले में पढ़ा रहा था उसमें भी 3 राज्यों के संदर्भ में किया था। याद रखना दोस्तों, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य गठन किया गया था जिसका नाम था तेलंगाना। मैं यहां आप देख पा रहे हो कि ये जो आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश से अलग राज्य मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं मैप में। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य जो था ये तेलंगाना, और तेलंगाना का गठन हुआ था ये 2 जून 2014 को। याद रखना दोस्तों, 2 जून 2014, यानी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, एक गठित राज्य बना था, नया राज्य बना था, जो संभवतः 29वां राज्य था, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, और वो था आपका तेलंगाना। आपको मैं थोड़ा सा एक बारीकी सा नॉलेज दूंगा, और आप लोग चौहद्दी के बारे में अगर मैं बता दूं, मतलब वो किस दिशा में है, तो सपोज करो मैंने यहां आंध्र प्रदेश ले लिया, ये आंध्र प्रदेश आपको मैप में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मैप। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर जाओगे आप तो आप देख पा रहे हो यहां पर छत्तीसगढ़ है और यहां पर उड़ीसा है। मतलब अगर आंध्र प्रदेश के उत्तर की ओर बात करूं तो उत्तर की ओर मुझे 2 राज्य प्राप्त हो रहे हैं। एक राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य हमें प्राप्त हो रहे हैं उड़ीसा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं छत्तीसगढ़, एंड OR मीन्स उड़ीसा। अगर मैं आंध्र प्रदेश के पश्चिम में बात करूं तो आप देख पा रहे हो आंध्र प्रदेश के पश्चिम में आपको तेलंगाना राज्य दिख रहा है, और साथ साथ ये आंध्र प्रदेश के साथ कर्नाटका राज्य भी दिख रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ कर्नाटक भी है और तेलंगाना भी है। तो आंध्र प्रदेश के पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो 2 राज्य में ले सकता हूं, एक तेलंगाना और एक कर्नाटक। तो मैं दोनों को लिख दे रहा हूं, तेलंगाना एंड कर्नाटका। अगर मैं आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का बात करूं, आंध्र प्रदेश के पूर्व क्षेत्र की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के पूर्व में है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। मतलब ये आंध्र प्रदेश के पूर्व में अगर मैं बात करूं तो यहां मैं ले सकता हूं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और अगर मैं आंध्र प्रदेश के दक्षिण में बात करूं तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हो आंध्र प्रदेश के दक्षिण में जो स्थित राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि आंध्र प्रदेश किस किस राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन कौन सा राज्य संलग्न है और आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो भारत का धान का कटोरा भी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश को। कोहिनूर राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, आंध्र प्रदेश को। भारत का धान का कटोरा किसे कहा गया है तो आंध्र प्रदेश को। ये दिमाग में रखना दोस्तों। इसके अलावा प्रमुख नदियों के बारे में बात करूं तो गोदावरी और कृष्णा, दो नदी का नाम मैं जिक्र कर रहा हूं। दो नदी ध्यान से देखना, गोदावरी और कृष्णा, दो नदी है जो प्रमुख रूप से यहां पर आंध्र प्रदेश में बहती है, प्रवाहित होती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो पूर्व में गठन के समय पूर्व के गठन के समय यानी 1 अक्टूबर 1953, मैं इसे हटा दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश के पूर्व में गठन के समय में जो 1 अक्टूबर 1953 को जो मैंने अभी पॉइंट लिखा था, आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल हुआ करती थी। यानी प्रारंभिक जो राजधानी थी, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, कब 1953 यानी 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, कर्नूल हुआ करती थी। वर्तमान में इसकी राजधानी है हैदराबाद। दोस्तों याद रखना, यहां पर वर्तमान में इसकी राजधानी है हैदराबाद। और जो प्रस्तावित है वो प्रस्तावित राजधानी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रस्तावित अमरावती। और आपको मैं बता दूं कि ये हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है, जबकि अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य गठन हुआ था जिसका नाम था तेलंगाना, तो वो तेलंगाना राज्य जो बनकर आया, तो आप ध्यान में देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस मैप, मैं इसे बता रहा हूं, आराम से देखना आप लोग कि इस मैप के अनुसार, इसे मैं हटा दे रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। आप जो ये देख पा रहे हो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखो, हैदराबाद। ठीक है, ये जो मैंने काला कर दिया ये है आपका हैदराबाद। अब ध्यान से देखना, पहले जो ये वाला जगह जो दिख रहा है आपका, ये जगह पहले हुआ नहीं करता था। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो ये पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। परंतु 2 जून 2014 को यानी 2 जून 2014 को एक नवगठित राज्य बना, 29वां राज्य, जिसका नाम था तेलंगाना। और आप देख सकते हो इस प्रकार से मैप में ये तेलंगाना अलग हो गया और ये वाला पार्ट्स हो गया आंध्र प्रदेश। और चूंकि हैदराबाद जो है पहले आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी हुआ करती थी, 1853 में आपने अभी यहां पर देखा, 1953 में जो था वो उस समय में जो था कर्नूल था, लेकिन बाद के समय में ये हैदराबाद हुआ। लेकिन अब प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। और आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो हैदराबाद है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित था, लेकिन अब तेलंगाना के बन जाने के कारण ये हैदराबाद तेलंगाना का पार्ट है, ना कि आंध्र प्रदेश का। मतलब कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहेगी जो मूसी नदी के किनारे है, परंतु आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं रहेगी। परंतु ये दोनों की राजधानी अभी फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इसको जो है आपका दोनों राज्य जो है इस पे संलग्न रूप से मिलकर काम कर रहा है। इसलिए मैंने बताया कि हैदराबाद मूसी नदी और अमरावती जो है कृष्णा नदी के किनारे है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट दिमाग में ये रखते हैं कि नया राज्य तो तेलंगाना बना, यानी नई राजधानी भी तेलंगाना का बनेगा। एकदम इसको नहीं दिमाग में रखना है दोस्तों, समझना है, बात को बारीकी से समझना है। और ये दिमाग में रखना है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो हैदराबाद से आपका अमरावती हो जाना है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट की ओर। ध्यान देना आप लोग, ये उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। अब एक पॉइंट है रत्न गर्भा, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं रत्न गर्भा, और ये मैंने यहां पर बता चुका है पहले ही 10 साल का, ये 10 साल का 10 ईयर्स का ये बॉन्ड था कि 10 ईयर्स तक एक दोनों कंबाइंड राजधानी हैदराबाद रहेगी। 10 साल के बाद ये, यानी 2 जून 2014 की बात थी, 2 जून 2024 में ये प्रस्तावित राजधानी जो था अमरावती, वो अमरावती बन जाना है। तो रत्नगर्भा की संज्ञा जो है आंध्र प्रदेश को ही मिला था। तो पूछेगा रत्नगर्भा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो है पूरे विश्व में जो चट्टानी और खनिज जो है वो विविधता के लिए विख्यात है। विविधता मतलब बहुत सारे चट्टान और खनिज यहां पाए जाते हैं, इसलिए रत्नगर्भा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का अगर मुख्य आधार में मानूं तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आप कृषि ले सकते हो। एग्रीकल्चर का जो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है ना, जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी जो है इसका, ये अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। इसके अलावा अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, हटा दे रहा हूं इसे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी, आप लोग ध्यान से देखना। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, फैक्ट्स की ओर
दृष्टिगोचर करना चाहता हूं, अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाए कि कुल आंध्र प्रदेश में जिले की संख्या कितनी है तो 13। अगर मैं बता दूं कि कुल लिंग अनुपात, पहले भी मैं बता चुका हूं कि सेक्स रेशियो क्या है, लिंग अनुपात क्या है, कुल लिंग अनुपात की बात करूं तो 993, बहुत सारे बुक में 996 भी देता है लेकिन एक्चुअल में 993 है लिंग अनुपात। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं तो ये आपका 303 है ना। अगर मैं इसके साक्षरता की बात करूं तो 67.0% जो है ये लिटरेसी है, 67.0% इसके साक्षरता दर है। अगर मैं इसके विधानमंडल की बात करूं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, उसी तथ्य पे उसी धर्रे पे मैं चल रहा हूं, विधानमंडल की बात करूं तो विधानमंडल में मैंने दो चीज बताया था, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं देखूंगा यहां पर 2 सदनीय, ये जो विधानमंडल आपको दिख पा रहा है ये कितने सदनीय है, 2 सदनीय, यानी द्विसदनीय विधानमंडल आंध्र प्रदेश में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहां पर आपको मिलेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या कितना है, 175 प्लस एंग्लो इंडियन लेगा तो 1, यानी 176। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या हो गई 176। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या हो गई 58। उसी प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लोकसभा की संख्या है 25, लोकसभा की संख्या 25 और राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा की संख्या है 11। ये बहुत सारे एग्जाम में कुछ कुछ पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से रखना, याद कर लेना दोस्तों। आगे मैं चलता हूं अपने पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांध्र। सीमांध्र मतलब सीमा और आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश। सीमांध्र मैं लिख दे रहा हूं सीमांध्र। सीमांध्र मतलब क्या कि आंध्र प्रदेश, आप मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एपी। अरुणाचल प्रदेश मत समझना, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। ओके, तो सीमांध्र मतलब आंध्र प्रदेश में जो रॉयल सीमा है, एक बाद में मैं इसके बारे में और बताऊंगा। रायल सीमा एक जगह है, रायल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश जो आपका कोस्टल एरिया है ना, तटीय आंध्र प्रदेश, दोनों इसमें शामिल होते हैं, याद रखना। सीमांध्र का मतलब आप बोल सकते हो कि सीमांध्र में रायल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश दोनों सम्मिलित है। अगर इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछा जाए तो याद रखना अरमाकोंडा, याद रखना अरमाकोंडा। आंध्र प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है तो याद रखना दोस्तों अरमाकोंडा, जो 1680, इसका जो लेंथ होगा वो अप्रोक्सीमेट 1680 मीटर के आसपास आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर प्रमुख पर्व पूछा जाए तो प्रमुख पर्व है, प्रमुख पर्व के रूप में आप देखना उसे कहते हैं युगादि। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, युगादि प्रमुख पर्व आंध्र प्रदेश का क्या है, युगादि। अगर आपके बारे में और भी स्थान के बारे में अगर कुछ पूछे तो आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र। जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र कहां है तो हैदराबाद में है, इसे मैं हटा दे रहा हूं। देखो ये दोस्तों, ये फैक्ट्स के रूप में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैचिंग करने का भी क्वेश्चन आता है। जब मैं पूरा क्लास को ये पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, आसानी से आप लोग समझ लोगे, तो मैं क्वेश्चन आवर भी लाइव में करवाऊंगा और आप लोग से देखूंगा कितना आप लोग इस समझने में सक्षम हो पाए हो। अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र जो है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र, तो सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र हैदराबाद में है। अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, हैदराबाद। आप लोगों को दिमाग में रखना है हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नालकोंडा, नालकोंडा भी फेमस है दोस्तों जगह, नालकोंडा है ना, नालकोंडा। नालकोंडा फेमस है किसके लिए, कॉपर प्रोडक्शन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए। ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना, एग्जाम में हमेशा पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, बीपीएससी, जेपीएससी और जो भी आने वाले संभावित एग्जाम होंगे, सीजीएल वगैरह, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो नालकोंडा है किसके उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए। एक अनंतपुर जिले में स्थित है रामगिरी स्वर्ण निक्षेप। रामगिरी स्वर्ण निक्षेप, निक्षेप का मतलब जमा होना है ना, तो रामगिरी स्वर्ण निक्षेप के कारण ये क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा, तो अनंतपुर जिला। रामगिरी स्वर्ण निक्षेप अनंतपुर जिला फेमस है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स आप लोग समझ रहे हो, लिख रहे हो। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, और वो अगला पॉइंट है आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख और जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। मैं लिख दे रहा हूं देश का सबसे गहरा बंदरगाह। आप बोल सकते हो सीपोर्ट या पत्तन बोल सकते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, देश का सबसे गहरा बंदरगाह और आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह और हिंदुस्तान शिपयार्ड।
हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छे से समझना। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में स्थित है। विशाखापत्तनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह या पत्तन सीपोर्ट कौन है? तो विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। आप लोग याद रखना, अगर सबसे लंबा समुद्र तट पूछा जाए तो आप लोग जान रहे हो गुजरात है। गुजरात सबसे लंबा समुद्र तट को टच करता है। गुजरात 1600 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का ही नाम आता है 972 किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा मैं बात करूं तो तिरुपति और विशाखापत्तनम में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। अगर हवाई अड्डे की बात करूं तो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे में दो नाम मैं लिख दे रहा हूं, एक तो तिरुपति और दूसरा मैं ले रहा हूं विशाखापत्तनम। तो हवाई अड्डा दो आपको दिख रहा है, तिरुपति और विशाखापत्तनम। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर रुख करता हूं। एक बड़े ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा। बहुत ही फेमस, हर एक एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, पीसीएस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये श्रीहरिकोटा। क्यों फेमस है? तो एक जिला है जिसका नाम है नेल्लूर। याद रखना दोस्तों, नेल्लूर जिला है ना। कौन सा जिला मैंने बताया? तो नेल्लूर जिला। नेल्लूर जिला में भारत का जो कृत्रिम भू उपग्रह, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट है इसलिए, आर्टिफिशियल कृत्रिम भू उपग्रह, जियो सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र है ना, प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जो पुलिकट झील के एक द्वीप पर स्थित है। जो पुलिकट झील के द्वीप के पास स्थित है। याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला? श्रीहरिकोटा किस जिले में? नेल्लूर जिला में। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है यहां पर, और ये पुलिकट झील जो आपका है, पुलिकट झील के पास में ये पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूं तो विशाखापट्टनम के अलावे अन्य बंदरगाह भी, जो अभी थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ा था, जैसे एग्जांपल में आप काकीनाडा ले लो। पूछा काकीनाडा कहां है, तो आप बोल सकते हो आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा है निरसापुर कहां है, तो आप बोल सकते हो निरसापुर भी आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कृष्णपट्टनम कहां है, तो कृष्णपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए मछलीपट्टनम कहां है, तो मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कलिंगपट्टनम कहां है, तो कलिंगपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए वदारेखू कहां है, तो वदारेखू भी आंध्र प्रदेश में है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने बताया आपको। इसके अलावे चार मीनार कहां है दोस्तों? तो चार मीनार भी आंध्र प्रदेश में है। सालार जंग संग्रहालय कहां है? तो सालार जंग संग्रहालय भी आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा का किला कहां है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, और वो हैदराबाद कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्तूप और तिरुपति मंदिर है। याद रखना दोस्तों, नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्तूप और तिरुपति का मंदिर आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश का जो सीमांध्र है, जो सीमा के पास का क्षेत्र है, उसका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। देखो, अब ये ज्योग्राफिकल मैप में आप समझ सकते हो, ये जो पार्ट्स में बता रहा हूं, ये पार्ट जो है इसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। जो सीमांध्र वाला प्रदेश होगा, सीमांध्र वाला क्षेत्र होगा, उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीमांध्र का जो क्षेत्र होगा, वो सीमांध्र का बंगाल की खाड़ी से, आप देख पा रहे हो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से जो लगा हुआ क्षेत्र होगा, उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। यह तट मुख्यतः काकीनाडा, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जैसे जिलों में विस्तृत है। याद रखना दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं कुछ पहाड़ियों की, तो नल्ला मलाई की पहाड़ी, मैं लिख दे रहा हूं यहां, नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ी ये कहां है? तो गुंटूर में है। याद रखना, गुंटूर। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहां है? गुंटूर में। आप बोल सकते हो एरामली की पहाड़ी, एरामली की पहाड़ी। तो दोस्तों, एरामली की पहाड़ी कहां है? तो एरामली की पहाड़ी करनूल में है। करनूल ऐसे लिख सकते हो, करनूल ऐसे लिख सकते हो, है ना, आपको जैसे अच्छा लगे वो लिखो। इसके अलावा आप तालू पूजा घाट, तालू पूजा घाट आप बोल सकते हो। तालू पूजा घाट जो है, ये तालू पूजा घाट बोलो या गुट बोलो, है ना, ये घाट या गुट बोल सकते हो। ये पहाड़ी है एक, है ना, एक पहाड़ी है। तो ये किस जिले में पड़ेगा, किस स्थान पर पड़ेगा? तो एक जगह है करीमनगर, मैं यहां लिख दे रहा हूं करीमनगर। और ये तीनों क्षेत्र कहां है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। इसके बाद मैं चलता हूं, अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसका, इस टॉपिक का, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, डॉल्फिन नोज, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसे मैं हटा दे रहा हूं, डॉल्फिन नोज।
यहां से बहुत एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों। डॉल्फिन नोज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला, अगर विशाखापट्टनम पूछा जाए कहां है तो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के दक्षिण में साउथ पार्ट्स में है ना, दक्षिण स्थित में एक नुकीला भाग है, नुकीला पार्ट्स निकला हुआ है जो समुद्री लहरों के निक्षेप से बना है। जब वो समुद्री लहर का जो पानी आता है उसके निक्षेप के द्वारा जो जमाव हो जाता है उसी के द्वारा बना हुआ एक नुकीला क्षेत्र जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। कहां है ये? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। क्या है? एक नुकीला क्षेत्र है जो किसके लहरों से बना है? समुद्री लहरों के निक्षेप से बना है। अगला मैं चलता हूं दिवी। दिवी याद रखो, इंग्लिश में दिवी पॉइंट इसे बोलते हैं ना, दिवी पॉइंट। तो क्या है दिवी पॉइंट? याद रखना दोस्तों, कृष्णा नदी के मुहाने, यहां से एक नदी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जैसा अभी मैं बताया था अमरावती जो है कृष्णा नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, उसी प्रकार मैं बता रहा हूं कृष्णा नदी के मुहाने के पास एक निक्षेप जनित का मतलब क्या होता है? जहां पर जमा करते हुए आया और वहां पर एक क्षेत्र बन गया और वहां भी नुकीला भाग होगा, जिसे क्या बोले? दिवी पॉइंट। तो उम्मीद है दोस्तों डॉल्फिन नोज समझ में आएगा, दिवी पॉइंट समझ में आएगा। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है तिरुपति। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रखा था तिरुपति। एक जिला है जिसका नाम है चित्तूर जिला। चित्तूर जिले में पूर्वी घाट पर्वत, पिछले क्लास में मैं बताया था, आप मैप में याद रख पा रहे होगे, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इसे सहाद्री, इसे पूर्वाद्री कहते हैं, नीलगिरी है। तो मैं चर्चा कर रहा हूं चित्तूर जिला में जो पूर्वी घाट है, मतलब उस तरफ, ये पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये पूर्वी घाट है, याद रखना है ना। तो मैं पूर्वी घाट का बात कर रहा हूं। तो पूर्वी घाट पर्वत का जो है पालकोंडा पहाड़ी पर, यहां पर एक पालकोंडा पहाड़ी है, पालकोंडा का हिल है ना, पालकोंडा की पहाड़ी है। पालकोंडा की पहाड़ी पर स्थित बालाजी का धार्मिक स्थल है, बालाजी का धार्मिक स्थल है, याद रखना दोस्तों, तिरुपति, इसलिए तिरुपति फेमस है यहां पर। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है पुलिकट झील, जो मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया है। पुलिकट झील, पुलिकट लेक, पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश जो दिख रहा है ना, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु है ना। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा के तट के सहारे, उसके सहारे एक बैक वाटर लेक, बैक वाटर लेक मतलब जहां पर जमा हुआ पानी का क्षेत्र होता है, गड्ढा हुआ पानी गड्ढा में जमा हुआ पानी का क्षेत्र होता है, उसे बैक वाटर लेक कहते हैं। तो पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर तट के सहारे स्थित एक बैक वाटर लेक है, जिसको हिंदी में अनूप झील भी कहते हैं। अनूप झील, हिंदी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इंग्लिश से अच्छे से आप कर पाओगे, बैक वाटर लेक, ठीक है। इसके बाद मैं चलूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है बर्किंघम नहर। बर्किंघम नहर, तो बर्किंघम नहर जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, ये आंध्र प्रदेश देख पा रहे हो, ये तमिलनाडु देख पा रहे हो, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी तट के सहारे, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के सहारे बनी एक नौकागम्य नहर है, मतलब जहां पर नौका चलाया जा सके, नौकागम्य नहर है, जो कृष्णा नदी से, आपने अभी मैंने बताया था कृष्णा नदी से विजयवाड़ा के पास निकलती है। कौन सा नदी मैंने बताया? कृष्णा नदी से विजयवाड़ा के पास निकलती है, बर्किंघम नहर, याद रखना, बर्किंघम नहर। इसके बाद मैं चलता हूं रॉयल सीमा तट, जो मैंने पहले भी चर्चा कर रखा था, रॉयल सीमा तट, रॉयल सीमा तट, रॉयल सीमा तट। ये आंध्र प्रदेश जो देख पा रहे हो आप, आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्र है जिसका नाम है कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, चिंतूर, नेल्लोर और प्रकाशम। ये सारा जो मैंने स्थिति बताया, ये जगह में स्थित है एक तट, एक ऐसा तट जहां पर बंगाल की खाड़ी से उठे, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से उठे चक्रवात प्राय यहां पर क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। मतलब यहां से जो भी साइक्लोन आता है, वो साइक्लोन इस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र अभी मैंने बताया? तो मैंने बताया कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर और प्रकाशम, ये सारे क्षेत्र में क्या होता है? उस चक्रवात से काफी हानि पहुंचता है, इसलिए रॉयल सीमा इसके लिए फेमस है। अब मैं चलता हूं अगला, हुसैन सागर झील। दोस्तों हुसैन सागर झील, ये हैदराबाद सिकंदराबाद, जो जुड़वा शहर के, जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, रेलवे में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक प्रसिद्ध प्रदूषित झील है, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है उसमें, और उस झील का नाम है हुसैन सागर। तो 2 पॉइंट याद रखना आप लोग, हैदराबाद और सिकंदराबाद, मैं यहां लिख दिया रहा हूं, हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में स्थित है कौन? हुसैन सागर झील, जो एक प्रदूषित झील है। इसके अलावा मैं बात करूं तो श्रीशैलम, इसे मैं हटा दे रहा हूं,
श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का एक जगह, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, आप लोगों को याद होगा प्रकाशम, अभी मैंने चर्चा किया था प्रकाशम जिला, है ना। तो ये जो प्रकाशम जिला है, श्रीशैलम के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जो कृष्णा नदी है, उस कृष्णा नदी पर बनाया गया एक जलाशय है। किस नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर बनाया गया एक जलाशय है। कोलेरू इलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में। अगर पूछेगा कोलेरू झील कहां है, तो आंध्र प्रदेश में। इलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहां है? आंध्र प्रदेश में। ये सारे पॉइंट को याद रखना दोस्तों, फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं अगले पॉइंट में चलता हूं। नेल्लूर, याद रखना आप लोग, नेल्लूर प्लेस की ओर। नेल्लूर आंध्र प्रदेश का जो चावल का कटोरा, याद रखना दोस्तों, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा, चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है ये नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट को। याद रखना, नेल्लूर है ना, चावल का कटोरा। प्रमुख नकदी फसल यहां का टोबैको है, तंबाकू। अगर पूछा जाए कि प्रमुख नकदी फसल जो कैश क्रॉप होता है वो कौन सा है, तो मैं क्या बताऊंगा? तंबाकू, है ना, टोबैको, तंबाकू। ठीक है, निकोटीन की मात्रा होती है, ये सब मैं साइंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब मैं अगर बात करूं अगले पॉइंट की ओर, तो एक जगह है जिसका नाम है राक चौक। राक चौक, याद रखना, इसे मैं हटा दे रहा हूं। अगला पॉइंट है राक चौक। तो ये राक चौक जो है, ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित, बंगाल की खाड़ी आप देख पा रहे हो, आंध्र प्रदेश देख पा रहे हो, तो ये बंगाल की खाड़ी के तट के पास जो स्थित है एक मत्स्यन पत्तन, जहां मछली वगैरह का ज्यादा व्यापार होता है। तो याद रखना दोस्तों, मत्स्यन पत्तन यानी एक ऐसा बंदरगाह जहां पर मछली का प्रमुख रूप से व्यापारिक ढंग से वो किया जाता है ना, प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो उसका नाम है राक चौक। रॉक चौक, आप ऐसे याद रख सकते हो, रॉक चौक, है ना, आंध्र प्रदेश में रॉक चौक। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, यनम। आप लोग यहां पर मैप में देख पा रहे हो, ये आंध्र प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, मैं मैपिंग का एक अलग से क्लास करूंगा जिसमें सभी चीजों के बारे में सिर्फ मैप ही बताऊंगा। 5-10 मिनट का वीडियो हर ये अपलोड करूंगा, आप लोग अच्छे समझ पाओगे। यनम, तो यनम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपका बंगाल की खाड़ी दिख रहा है, इसके पास से टच करता हुआ एक क्षेत्र है यनम, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। और प्रारंभ समय में जब फ्रांसीसियों के अधीन हुआ करता था पुदुचेरी, और वो पुदुचेरी को 3 भागों में बांट गया था, है ना। पुदुचेरी का अर्थ होता है नया गांव। याद रखना, अगर कोई पूछे कि पुदुचेरी का जो अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है, तो नया गांव। 2006 में पुडुचेरी को जो पहले है पोंडिचेरी बोलते थे, ये पोंडिचेरी। तो पुडुचेरी का नाम आधिकारिक रूप से पुदुचेरी हो गया। कब हो गया? 2006 में। पोंडिचेरी से नाम हो गया पुदुचेरी। 2006 का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसे पुदुचेरी कहा जाने लगा। अगर मैं बात करूं तो जो मैं बता रहा हूं अभी, फिर इसके बारे में और भी डिटेल्स करूंगा। तो यहां पर एक जगह मैंने जो लिया यनम, और ये पुर्तगालियों से पुदुचेरी जो था, मतलब मैं अगर पुदुचेरी को बात करूं, पहले भी क्लास में चर्चा कर रखा है मैंने, पुदुचेरी को 3 भागों में बांटा गया था, 3 राज्यों में। एक था केरला, दूसरा था तमिलनाडु, और तीसरा था आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको बोला गया यनम, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसको बोला गया कराईकल, और पुदुचेरी, मेन पुदुचेरी यही है दोस्तों, याद रखना। और केरल वाले क्षेत्र में यहां कहा गया माहे। तो ये 3 राज्य में 4 नाम से विख्यात है पुदुचेरी, और अपने प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु इस तरह से ये विभाजन करना पड़ा। और मैं देख पा रहा हूं यहां पर केरल में माहे, तमिलनाडु में 2 नाम से कराईकल और पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से जाना जाता है। और वही पुदुचेरी पहले पोंडिचेरी के नाम से जाना जाता है। 2006 के बाद इसे पुदुचेरी को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया, आधिकारिक रूप से इसका शब्द का इस्तेमाल किया गया पुदुचेरी के रूप में। अब ये पुदुचेरी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोगों को समझ में आई होगी। और आंध्र प्रदेश का और भी इतिहास, भूगोल, बहुत सारी चीजों की व्याख्या है, परंतु मैं छोटे टर्मों में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों जितने भी राज्य की व्याख्या मैं कर चुका हूं, आप लोग से अनुरोध है कि सारे वीडियो को आप लोग बारी बारी से देखो, स्टार्टिंग वीडियो से देखो, ताकि आप लोगों को एक लिंक मिल पाए और अच्छे से आप लोग दर प्रति दर आगे बढ़ो, और पर डे करते हुए उसे समझते हुए सुचारू ढंग से आगे बढ़ो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो, हमेशा अपने पास एटलस और मैप रखो। तो दोस्तों मैं क्लास को यहीं पर
समाप्त करना चाहूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से फायदा पहुंचा रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को जिन तक ये पहुंच नहीं पा रहा है और जो पढ़ाई किसी ना किसी चीज के अभाव में पढ़ाई को अपने अंदर गेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छे से गेन कर पाए। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो, हो सकता है कभी कभी एक दिन में 2-4 वीडियो भी अपलोड कर दूं, तो इस स्थिति में आप लोगों को वो मोबाइल में प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी समस्या हो जरूर लिखना। इसी के साथ मैं अपना क्लास को यहां पर स्थगित करता हूं। थैंक यू।